जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में हमारा जो पशु परिचर का सिलेबस चल रहा है उसमें इतिहास का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये कला और संस्कृति का जो आज चौथा टॉपिक चला रखा है हमने, राजस्थान में लोक संगीत एवं प्रमुख वाद्य यंत्र है। इससे पहले 3 टॉपिक करवा चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट में उनको सारी क्लासेज सीक्वेंस से मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो पुरानी क्लासों को जरूर देखें जिससे उनके समझ में आए, और अपने अध्ययन को निरंतर रखें और पुरानी क्लासों को जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में लोक संगीत एवं प्रमुख वाद्य यंत्र। जो राजस्थान में प्रचलित लोक संगीत और प्रमुख वाद्य यंत्र है उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं शास्त्रीय संगीत के विकास में विभिन्न रियासतों का योगदान। तो राजस्थान में जो शास्त्रीय संगीत है उसके विकास में विभिन्न रियासतों ने योगदान दिया। और उसमें देखिए जयपुर रियासत में के जो शासक थे महाराजा मान सिंह, उनके भाई थे माधो सिंह। माधो सिंह ने अपने दरबार में पुंडरीक विट्ठल को आश्रय दिया, मतलब अपने दरबार में आश्रय दिया उन्होंने। माधव सिंह के प्रोत्साहन से पुंडरीक विट्ठल ने 2 ग्रंथ लिखे, संगीत पर ही आधारित थे ये ग्रंथ। एक तो था रसमंजरी और दूसरा रागमाला। इन दोनों कई बार ये ग्रंथ सिंगल में पूछ लिए जाते हैं कि रागमाला या रसमंजरी की रचना किसने की थी। तो किसने की थी? पुंडरीक विट्ठल ने की थी, और ये माधो सिंह के आश्रय प्राप्त थे। फिर नेक्स्ट, मिर्जा राजा जय सिंह ने अपने शासनकाल में हस्तकार रत्नावली संगीत ग्रंथ लिखवाकर लोक संगीत के अध्ययन को प्रेरित किया। जो मिर्जा राजा जय सिंह थे उन्होंने ग्रंथ लिखवाया था हस्तकार रत्नावली, और इस ग्रंथ को लिखवाकर इन्होंने संगीत को बढ़ावा दिया। फिर नेक्स्ट, सवाई प्रताप सिंह विद्वानों के आश्रयदाता थे। मतलब सवाई प्रताप सिंह स्वयं विद्वान थे और विद्वान होने के साथ साथ वो विद्वानों के आश्रयदाता थे। और उनके दरबार में गंधर्व बाईसी के नाम से 22 विद्वान काम करते थे। मतलब वो 22 विद्वान संगीत से संबंधित थे, तो इनको एक साथ कहा जाता था गंधर्व बाईसी। और इनको सवाई प्रताप सिंह ने आश्रय प्रदान कर रखा था। और सवाई प्रताप सिंह स्वयं विद्वान थे और ब्रजनिधि के नाम से ये रचनाएं करते थे, काव्य लिखते थे ब्रजनिधि के नाम से। इनका सवाई प्रताप सिंह का उपनाम भी माना जाता है ब्रजनिधि, और ब्रजनिधि के नाम से ये रचना करते थे तथा ये विद्वानों के आश्रयदाता थे। और इनके दरबार में जो संगीतकार थे उनको एक साथ क्या कहा जाता था? गंधर्व बाईसी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थे? तो गंधर्व बाईसी सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे। इन्होंने दरबारी संगीतज्ञ देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के सहयोग से विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन भी करवाया। राधा गोविंद संगीत सार नामक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ की इन्होंने रचना करवाई। तो किस ग्रंथ की रचना करवाई? राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना करवाई। फिर प्रताप सिंह के दरबारी व संगीत गुरु उस्ताद चांद खां ने स्वर सागर, भट्ट द्वारकानाथ ने राग चंद्रिका एवं देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने संगीत सार नामक ग्रंथ लिखे। प्रताप सिंह के दरबार में काव्य गुरु गणपत भारती थे जिन्होंने संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की। कई बार संगीत सार नामक ग्रंथ के बारे में पूछ लिया जाता है कि संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना गणपत भारती ने की थी। किसने की थी संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना? गणपत भारती ने की थी। सवाई राम सिंह ने अपने दरबार में रज्जबल्ली जो कि बिनकार थी,
मोहम्मद अली कोठीवाले, अमृत सेन सितार वादक, अमीर खां सितार वादक, मुबारक अली गग्गे खुदाबख्श, बैराम खां आदि प्रसिद्ध संगीतकों को स्थान दे रखा था। मतलब इन्होंने अपने दरबार में इनको स्थान देकर इनको संगीत के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया। टोंक रियासत के नवाब इब्राहिम खां के शासनकाल के प्रसिद्ध संगीतज्ञों में है अल्लाह बख्श, फैयाज खान, सफदर हुसैन, फिदा हुसैन, फतेह अली आदि। फिर महाराणा कुंभा, जो कि महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान और संगीतज्ञ थे तथा विद्वानों के ये आश्रयदाता भी थे। महाराणा कुंभा ने संगीत सार, रसिक प्रिया, सूर प्रबंध, संगीत मीमांसा नामक ग्रंथ लिखे जो कि संगीत पर आधारित थे। इसके अलावा इन्होंने संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर आदि पर टीका भी लिखी। कुंभा के दरबार में सारंग व्यास, कुंभा के दरबार में कौन रहते थे? सारंग व्यास, जो कि कुंभा के महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाराणा कुंभा के काव्य गुरु कौन थे, संगीत गुरु कौन थे? तो संगीत गुरु थे सारंग व्यास। कान्हा व्यास एकलिंग महात्म के रचयिता थे। कान्हा व्यास भी रहते थे इनके दरबार में, जो कि एकलिंग महात्म्य के रचनाकार थे। इनको भी इन्होंने अपने दरबार में स्थान दिया। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने श्रेष्ठ संगीतज्ञों और संगीत शास्त्रकारों को आश्रय प्रदान किया, जिसमें पंडित बावभट्ट प्रमुख थे। अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनुपाकुश, अनूप रागमाला, अनूप राग सागर इत्यादि संगीत ग्रंथों की इन्होंने रचना की। अनूप सिंह ने स्वयं संगीतानुराग, संगीत विनोद नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। ये बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह। राजस्थान में विकसित संगीत घराने, राजस्थान में जो संगीत घराने विकसित हुए, राजस्थान में विकसित संगीत घराने, तो देखिए ध्रुपद गायकी का प्रारंभ राजा मानसिंह तोमर के काल में हुआ तथा अकबर के समय इसकी 4 वाणियों का विकास भी हुआ। जैसे गोहर वाणी उत्पत्ति ग्वालियर से तथा इसका प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है। फिर नेक्स्ट है नौहार वाणी, इसके प्रवर्तक थे श्री चंद नौहार। खंडार वाणी, खंडार उनियारा के शासक सम्मोहन सिंह के द्वारा विकसित। फिर है डागुरवाणी, डागुरवाणी के प्रवर्तक थे ब्रजनंद डागर, लेकिन सवाई राम सिंह के दरबारी बहराम खां द्वारा इसको विकसित किया गया। फिर नेक्स्ट है गायन वादन के प्रमुख घराने। जो गायन वादन के प्रमुख घराने थे वो देखते हैं दिल्ली घराना, और दिल्ली घराना के प्रवर्तक थे सदारंग खां, और यह एक ख्याल गायकी का घराना था। दिल्ली घराना के प्रवर्तक कौन थे? सदारंग खां, और ख्याल गायकी का घराना था। फिर नेक्स्ट है जयपुर घराना, और जयपुर घराने के प्रवर्तक थे मनरंग खां। कौन थे जयपुर घराने के प्रवर्तक? मनरंग खां, जो कि सदारंग के पुत्र थे। ख्याल गायकी का यह भी ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना था। प्रसिद्ध गायक मोहम्मद अली कोठीवाले, इस घराने के गायकी की बंदिशों को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने क्रमिक पुस्तक मालिका में संग्रहित किया। फिर नेक्स्ट है पटियाला घराना, और पटियाला घराना के प्रवर्तक थे फतेह अली व अली बख्श। कौन थे इस पटियाला घराना के प्रवर्तक? फतेह अली व अली बख्श। अली बंधुओं ने अपने पिता व राम सिंह के दरबारी मियां कालू खां, गायिका गोकी बाई व तानसेन खां से शिक्षा ग्रहण की तथा टोंक में रहने के बाद पटियाला चले गए। अतः इसे जयपुर घराने का उपघराना भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है मेवाती घराना, और मेवाती घराने के प्रवर्तक थे घग्गे नजीर खां। कौन थे मेवाती घराना के प्रवर्तक? घग्गे नजीर खां। नजीर खां जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी संगीतज्ञ थे। प्रसिद्ध गायक पंडित मणिराम
वह पंडित प्रताप, पंडित जसराज व पूर्णचंद थे, मेवाती घराने के। फिर नेक्स्ट है अल्लादिया खां घराना, और अल्लादिया खां घराना के प्रवर्तक थे अल्लादिया खां, और इसकी प्रसिद्ध गायिका किशोरी अमोनकरण थी। फिर नेक्स्ट है अतरौली घराना, अतरौली घराना के प्रवर्तक थे साहब खां। कौन थे अतरौली घराना के प्रवर्तक? साहब खां अतरौली घराना के प्रवर्तक थे, और यह घराना ध्रुपद की खंडार शैली से संबंधित रहा। इससे संबंधित रहा, ध्रुपद गायकी की खंडार शैली से यह घराना संबंधित रहा। फिर है बिनकार घराना, बिनकार घराना कहाँ का? जयपुर का, और इसके प्रवर्तक थे रज्जब अली। बिनकार घराना के प्रवर्तक कौन थे? रज्जब अली। श्री रज्जब अली जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह के दरबारी संगीतज्ञ थे। फिर नेक्स्ट है सितार का सेनिया घराना, ये भी जयपुर से संबंधित है, और इसके प्रवर्तक थे सूरत सेन। कौन थे? सूरत सेन। सितारियों के घराना के नाम से प्रसिद्ध इस घराने के गायक गोहरवाणी व खंडारवाणी में सिद्धस्त थे, और इस घराना के जो प्रसिद्ध वादक थे वो थे अमृत सेन। कत्थक का जयपुर घराना, और कत्थक के जयपुर घराने के प्रवर्तक थे बानूजी महाराज। कत्थक का सबसे प्राचीन घराना है ये, जयपुर का जो कत्थक घराना है सबसे प्राचीन घराना है कत्थक का। कत्थक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र घराना। ठाट, आमद, गणेश वंदना, उठान या चौक भरना, क्लिष्टता एवं पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन इत्यादि जयपुर कत्थक घराने की मुख्य विशेषताएं हैं। जयपुर कत्थक घराने में भ्रमरी का विशेष महत्व है। फिर नेक्स्ट है प्रमुख संगीत ग्रंथ व उनके रचनाकार। जो प्रमुख संगीत ग्रंथ है और उनके रचनाकार है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। श्रृंगार हार, श्रृंगार हार के रचयिता है हम्मीर। श्रृंगार हार के रचयिता ये संगीत ग्रंथ है श्रृंगार हार, और इसके रचयिता थे हम्मीर। और हम्मीर कहाँ के शासक थे? हम्मीर रणथंभौर के शासक थे। नेक्स्ट है संगीत राग कल्पद्रुम। तो संगीत राग कल्पद्रुम के रचनाकार थे कृष्णानंद व्यास। संगीत राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? कृष्णानंद व्यास संगीत राग कल्पद्रुम के रचनाकार थे। रागमंजरी, रागमंजरी के रचनाकार थे पुंडरीक विट्ठल। फिर नेक्स्ट है रागमाला, रागमाला भी पुंडरीक विट्ठल ने की रचना भी पुंडरीक विट्ठल ने की थी। किसने की थी रागमाला की रचना? पुंडरीक विट्ठल ने। फिर नेक्स्ट है अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप राग सागर, अनुपांकुश, अनूप रागमाला। इन सभी ग्रंथों के रचनाकार थे पंडित भाव भट्ट। कौन कौन से ग्रंथ? अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप राग सागर, अनुपांकुश, अनूप रागमाला। तो इनकी रचना की थी पंडित भाव भट्ट ने। संगीत विनोद, संगीतानुराग, संगीत विनोद और संगीतानुराग, इन दोनों के रचनाकार थे अनूप सिंह बीकानेर। बीकानेर के जो शासक थे अनूप सिंह, उन्होंने इन दोनों ग्रंथों की रचना की थी। फिर नेक्स्ट है संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध। इन ग्रंथों की रचना की थी महाराणा कुंभा ने। किसने की थी? महाराणा कुंभा ने। फिर नेक्स्ट है राग रत्नाकर, राग रत्नाकर की रचना की थी राधा कृष्णन ने। किसने की थी? राधा कृष्णन ने। स्वर सागर, स्वर सागर की रचना की थी उस्ताद चांद खां ने। किसने की थी स्वर सागर की रचना? उस्ताद चांद खां ने स्वर सागर की रचना की। संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर के रचनाकार थे सारंग देव। कौन थे? सारंग देव। राग चंद्रिका, इसके रचनाकार थे भट्ट द्वारिका दास। कौन थे राग चंद्रिका के रचनाकार? भट्ट द्वारिका दास। मान कौतूहल, तो मान कौतूहल के रचनाकार थे मान सिंह तोमर।
संगीत दर्पण पंडित दामोदर मिश्र, राग दर्पण फकीर उल्ला। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख कला एवं संगीत संस्थान। राजस्थान के जो प्रमुख कला एवं संगीत संस्थान है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है। और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में हुई थी। और यह है मदरसा ए उर्दू के नाम से सवाई राम सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। किसने स्थापना की थी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की? मदरसा ए हुनरी के नाम से सवाई मान सिंह ने 1857 में, सवाई राम सिंह ने 1857 में इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? सवाई राम सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट है राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई। यह वाद्यों, नृत्यों एवं गायन का प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। मतलब जो भी गायन, नृत्य, वादन होता है इसका प्रशिक्षण देता है ये संस्थान। फिर नेक्स्ट है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय लोक कला मंडल लिखकर छोड़ दिया जाता है और स्थान पूछ लिया जाता है कि कौन से स्थान पर स्थित है। तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। लोक कलाओं एवं कठपुतलियों पर शोध के उद्देश्य से देवीलाल सामर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लोक कलाओं तथा कठपुतली कला, जो कठपुतली होती है जिसके की आलू की लकड़ी से बनाई जाती है कठपुतली, और इसका नेतृत्व करने वाला अलग व्यक्ति होता है और ये कठपुतलियां नृत्य करती है। तो इन पर शोध करने के लिए देवीलाल सामर ने इस भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी उदयपुर जिले में। फिर नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। राज्य में नृत्य, नाट्य एवं संगीत विधाओं के प्रचार प्रसार एवं संरक्षण व उन्नयन के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। वयोवृद्ध चयनित कलाकारों को कला पुरस्कार भी यहाँ पर प्रदान किया जाता है। यह संस्थान जो वयोवृद्ध होते हैं उनको पुरस्कार प्रदान करती है, कला पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिर नेक्स्ट है रविंद्र मंच। तो रविंद्र मंच कहाँ पर स्थित है? रविंद्र मंच भी जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी और इसमें भी नृत्य, संगीत, गायन, वादन तथा नाटक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। जयपुर कथक केंद्र। जयपुर कथक केंद्र कहाँ पर स्थापित है? जयपुर में स्थित है और जयपुर कथक केंद्र की स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। और कथक नृत्य का यह जयपुर कथक केंद्र है, यह कथक नृत्य का प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं कथक का उनको यह प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह उदयपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि जो राजस्थान में जो लोक कलाएं थी, राजस्थान में जो लोक कलाएं प्रचलित थी उन कलाओं को का धीरे धीरे जो कलाएं विलुप्त होती जा रही थी उनको पुनः बढ़ावा देने और उनको पुनः स्थापित, उनकी पुनः कलाकारों को जगह देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना उदयपुर जिले में की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी कलाकार थे, जो कलाएं विलुप्त हो गई थी, उन कलाओं के कलाकार बेरोजगार हो गए थे, तो उन कलाकारों को उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए
कि वो एक जगह एक मंच पर खड़े होकर अपना प्रदर्शन कर सके। तो उस कला को विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जैसे कि पहले प्रचलित थी रामलीला, रासलीला, इस तरीके की। आजकल धीरे धीरे इन चीज़ों को धीरे धीरे ये खत्म होती जा रही है समाज में। पहले के लोग सुनाते रहते हैं कि हम रामलीला देखने जाते थे रात, अब कहाँ होती है। पहले जो ये स्वांग भी रचा करते थे, स्वांग रचने वाले अब धीरे धीरे बहुत कम हो गए हैं। तो एक तरीके से ये एक स्वांग रचने की मतलब बहरूपिया कला हुआ करती थी। तो ये कलाएं धीरे धीरे से हमारी जो राजस्थान की धरती है उससे विलुप्त होती जा रही है। तो इनको उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट है रूपायन संस्थान। और रूपायन संस्थान कहाँ पर स्थित है? बोरुंदा, जोधपुर। कहाँ पर स्थित है रूपायन संस्थान? बोरुंदा, जोधपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी रूपायन संस्थान की। लोक कलाओं, लोक संगीत व वाद्य यंत्रों का संरक्षण करने एवं लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। रूपायन संस्थान की स्थापना की गई थी इसी उद्देश्य से। फिर नेक्स्ट है जवाहर कला केंद्र, जयपुर। इसकी स्थापना कब की गई? 1993 में की गई। राज्य की पारंपरिक व विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने तथा उनकी समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से और उनका समुचित विकास करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट है पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान। ये कहाँ पर स्थित है? ये भी जयपुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2000 ईस्वी में की गई थी। लोक संगीत, नृत्य व अन्य लोक कलाओं के शोध व समुचित विकास के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट है सद्दी खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद, लोकरंग, जयपुर। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 2002 को की गई थी। कब की गई थी? 13 दिसंबर 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। मांगणियार गायक व खड़ताल वादक जो सद्दी खां थे उनकी स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ। तो राजस्थान के संगीत जो महत्वपूर्ण संगीतज्ञ थे, कर्णाराम भील। कर्णाराम भील जैसलमेर के प्रसिद्ध नड़वादक है और कर्णाराम अपनी 6 फुट 8 इंच लंबी मूंछों के लिए भी विख्यात थे। वह पाकिस्तान में थाड़े मारा करता था तथा अपनी जो लंबी मूंछ है उसके लिए भी विख्यात रहे तथा ये प्रसिद्ध नड़वादक थे। मतलब नड़ बजाने का कार्य ये करते थे। फिर नेक्स्ट है गौरी देवी। पाली की प्रसिद्ध मांड मलिका लोक गायकी गौरी देवी मांड, रत्नराणो, मेहंदी, कव्वाली आदि लोक शैली की प्रसिद्ध गायिका रही तथा 1991 के राज्य स्तरीय संगीत नृत्य में ये प्रथम रही। फिर नेक्स्ट है मांगी बाई। मेवाड़ की मांगी बाई ने लोक सुरों की सहनाई से अपनी मांड को नई पहचान दिलाई। मतलब ये भी मांड गायिका थी। फिर नेक्स्ट है अल्लाह जिलाबाई। राजस्थान की विख्यात मांड गायिका थी अल्लाह जिलाबाई, जिन्हें 1982 ईस्वी में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। इनका गाया प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम, आयोनी पधारो हमारा देश राजस्थान के पर्यटन का जो लोगो है वो भी रहा। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 से भी नवाजा गया था। फिर नेक्स्ट है बन्नो बेगम। बन्नो बेगम भी जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका थी। बन्नो बेगम ने दरबारी परंपरा की मांड गायन शैली को देश विदेश में उन्हें पहचान दिलाई। फिर नेक्स्ट है जगजीत सिंह। और जगजीत सिंह कहाँ के रहने वाले थे?
ये श्री गंगानगर जिले के थे और ये प्रसिद्ध गजल गायक थे जगजीत सिंह। इन्हें 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तथा इन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया गया। मतलब 2012 में मरने के बाद इन्हें भी राजस्थान रत्न दिया गया जगजीत सिंह को और ये प्रसिद्ध गजल गायक थे। फिर नेक्स्ट है रमाबाई। रमाबाई महाराणा कुंभा की बेटी थी। यह भी प्रसिद्ध गायिका थी और इनका उपनाम था वागीश्वरी। मतलब ये गायन में प्रसिद्ध थी ना, इसलिए इन्हें वागीश्वरी के उपनाम से भी जाना जाता था। फिर नेक्स्ट है प्रमुख आधुनिक संगीतज्ञ। तो प्रमुख आधुनिक संगीतज्ञों में तबला वादक अल्लाह रखा खां, ब्रह्मदत्त, उस्ताद जाकिर हुसैन आदि। फिर बांसुरी वादक जमुना प्रसाद बर्मन, सूरज नारायण पुरोहित, बाबूलाल शर्मा आदि। फिर नेक्स्ट है सितार वादक कृष्ण मोहन भट्ट, चंद्रमोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट आदि। फिर नेक्स्ट सारंगी वादक पद्म भूषण प्राप्त रामनारायण, रज्जब अली खां आदि। फिर संतूर वादक थे प्रसिद्ध पंडित शिव कुमार शर्मा। फिर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां, सरन रानी, उस्ताद अली अकबर खां आदि। वायलिन वादक श्रीमती एम राजन, प्रवीण मेहता, ब्रजभूषण भट्ट आदि। फिर नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीत गायक कुमार गंधर्व, गोकीबाई, पंडित भीमसेन जोशी आदि। फिर सुरबहार वादक अन्नपूर्णा देवी, गिटार वादक सतीश खान वलकर, कृष्ण कुमार डांगी, वसंत काबरा आदि। वीणा वादक छोटूलाल वर्मा, मोहनलाल शर्मा, राजा सम्मोहन सिंह आदि। मृदंग वादक रतनलाल वर्मा, मथुरालाल आदि। शहनाई वादक प्रसिद्ध थे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। पखावज वादक पंडित जगन्नाथ प्रसाद, पंडित पुरुषोत्तम दास, रूपराम आदि। फिर नेक्स्ट है राजस्थान में गाए जाने वाले प्रमुख लोक गीत। राजस्थान में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत इनमें है घूमर। सर्वप्रथम देखिए घूमर राजस्थान में गणगौर तीज या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है उसमें घूमर नृत्य विशेष तौर पर किया जाता है और विशेषतः गणगौर पर तो घूमर नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं घूम कर नृत्य करती है। फिर नेक्स्ट है गोरबंद। गोरबंद गीत कब गाया जाता है? गोरबंद ऊंट का श्रृंगार करने हेतु काठी के पास से गर्दन तक बांधा जाने वाला आभूषण गोरबंद कहलाता है और शेखावाटी व मरुस्थल क्षेत्र में प्रचलित ऊंट के श्रृंगार का ये गीत है गोरबंद, यह प्रचलित है। फिर नेक्स्ट है इंडोनी। तो इंडोनी मारवाड़ में प्रचलित लोकगीत है और इस गीत को महिलाएं जब पानी लेने के लिए जाती है उस समय पनघट पर स्त्रियां इस गीत को गाती है। फिर नेक्स्ट है पणिहारी। यह गीत भी पानी भरने जाते समय गाती हैं। और पणिहारी गीत कब गाया जाता है कि जब पणिहारियां पानी भरने के लिए जाती है और अपने पति व्रत धर्म पर अडिग रहने के उस पर ये गीत गाया जाता है और पानी भरते समय इस गीत को गाया जाता है और इसके माध्यम से ये दिखाया जाता है वो अपने पतिव्रत धर्म पर अटल होती है, इसको दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट है ऊर्जा।
इस गीत में वीरानी जो नायिका होती है वो अपने परदेश में बैठे हुए पति को ऊर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भिजवाते हुए गीत का गायन करती है। फिर नेक्स्ट है बन्ना बन्नी। बन्ना बन्नी राजस्थान में कब गाया जाता है? तो बन्ना बन्नी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है। अगर लड़के का विवाह होता है तो बन्ना गाया जाते हैं और लड़की का विवाह होता है तो बन्नी गाई जाती है। फिर नेक्स्ट है कांगसियो। बालों के श्रृंगार के साधन का मतलब कंघा, इसके ऊपर ये श्रृंगारिक लोकगीत है। इसका वर्णन गंगोर के गीतों में भी मिलता है। फिर नेक्स्ट है बिणजारा। बिणजारा व बिणजारी के प्रश्नोत्तर पर आधारित यह है लोकगीत। वो ऊंटों पर बैठकर लंबी यात्रा करते समय कतारिये गाते हैं। मतलब जब लंबी यात्रा करते हैं ऊंटों के जो पालक होते हैं जो अपने ऊंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो वो इस गीत को गाते हैं। फिर नेक्स्ट है मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी और यह उसी के ऊपर प्रचलित एक लोकगीत है जो कि श्रृंगारिक लोक गीत है, क्योंकि ये लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल बहुत सुंदर थी और इनके ऊपर ही यह लोकगीत प्रचलित है। फिर नेक्स्ट है काजलियो। श्रृंगारिक लोकगीत जो होली के अवसर पर चंग के साथ गाया जाता है। चंग बजाते हुए यह गीत गाया जाता है, काजलियो। फिर नेक्स्ट है ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित लोकगीत है जो कि सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। फिर नेक्स्ट है सुवटिया। तो सुवटिया ये जो गीत है भीलों का लोकगीत है। इसमें वीरानी जो भील स्त्री होती है, वीरानी नायिका, वो अपने परदेश में बैठे हुए पति को याद करते हुए इस गीत को गाती है। फिर नेक्स्ट है ओलू। ओलू कब जगाया जाता है? जब बेटी की शादी होती है और शादी होने के बाद जब उसको विदा किया जाता है तो बेटी की विदाई के समय जो गीत गाए जाते हैं उसको ओलू कहा जाता है। विनायक कब गाए जाते हैं? जब किसी घर में शादी होती है और शादी से पहले सर्वप्रथम किसी न्योता दिया जाता है गणेश जी को, और जब गणेश जी की स्थापना की जाती है तो विनायक गीत गाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है परिणीत होते हैं जब विवाह होता है और विवाह के अवसर पर जब फेरे लिए जाते हैं तो फेरों के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है परिणीत। फिर नेक्स्ट है सीठनी। तो सीठने होते हैं विवाह जब होता है तो विवाह समारोह में जो समधनियाँ गीत गाती है, मतलब गाली गीत गाती है, एक तरीके से एक दूसरे का नाम ले लेके गीत गाए जाते हैं। तो इस तरीके के जो गाली गीत गाए जाते हैं उनको सीठने कहा जाता है। और सीठने कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत जब शादी के बाद दामाद पहली बार ससुराल आता है वधू को लेने के लिए, पहली बार जब ससुराल आता है और वो भोजन करता है तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसको पावना गीत कहते हैं। फिर नेक्स्ट है माहेरा या भात। ये गीत भी पूरे राजस्थान में गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर जब मामा भात लेके आते हैं और वो भात उड़ाते हैं उस समय ये माहेरा या भात गीत गाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है जच्चा या होलर।
जच्चा या होलर कब गाया जाता है? होलर गीत कब गाए जाते हैं? जब किसी के भी घर में पुत्र का जन्म होता है। पूरे राजस्थान में प्रचलित है। पुत्र का जन्म होता है तो जच्चा या होलर गीत गाए जाते हैं। मतलब जो स्त्री जिसके बच्चा हुआ है उसकी प्रशंसा में तथा उस बच्चे की प्रशंसा में ये गीत गाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पीपली। पीपली भी पुत्र के जन्म पर या चौमासे में गाया जाने वाला गीत है तथा पुत्र जन्म के अवसर पर भी पीपली गीत गाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है तेजा गीत। तेजा गीत खेत में काम करते समय किसानों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। जब खेत में काम करते हैं तब किसान कौन सा गीत गाते हैं? तेजा गीत गाते हैं। फिर नेक्स्ट है हरजस। हरजस क्या होता है? भगवान की प्रशंसा में या भगवान को याद करते हुए जो गीत गाए जाते हैं, एक तरीके से राम ध्वनि या राम का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए जो गीत गाए जाते हैं उनको राजस्थान में क्या कहा जाता है? हरजस। फिर नेक्स्ट है लावनी। राजा मोरध्वज, गोपीचंद, राजा भरतरी आदि प्रसिद्ध लावणियां है। लावणी का शाब्दिक अर्थ होता है बुलावा। जो नायक द्वारा नायिका को बुलावे के अर्थ में गाई जाती है। नायक द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में क्या गाई जाती है? लावणी गाई जाती है। फिर नेक्स्ट है हिंदो। हिंदो गीत कब गाए जाते हैं? जब श्रावण मास में तीज के अवसर पर स्त्रियां जब झूला झूलती है और एक साथ जब वो झूला झूलती है तो एक स्त्री खड़ी हो जाती है और हाथ में लकड़ी लेते हुए पीछे से मारते हुए जो स्त्री झूले पे झूलती है उसको मारते हुए उसके पति का नाम पूछते हुए ये गीत हिंदो गीत गाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है भदावा। भदावा गीत जब गाए जाते हैं जब कोई भी मांगलिक कार्य होता है, कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उस कार्य में बधाई के रूप में जो गीत बधाई देने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको भदावा बोलते हैं। और उन भदावा गीतों को राजस्थान में समस्त राजस्थान में ही गाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है लांगुरिया। लांगुरिया गीत। तो लांगुरिया गीत कहाँ पर गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत करौली जिले में कैला देवी के मंदिर में गाए जाते हैं। वहाँ नवयुवकों द्वारा ये लांगुरिया गीत गाए जाते हैं तथा स्त्रियां नृत्य करती है और लांगुरिया माँ के भक्तों द्वारा भी गाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सिरमी। सिरमी गीत जब नवविवाहित बाल वधू मतलब किसी लड़की का छोटी उम्र में विवाह हो गया है और वो ससुराल में है तो वो अपने पिता को संदेश भेजते हुए तथा अपने पिता को याद करते हुए जो गीत गाती है उसको कहा जाता है चिरमी। मतलब उस समय वो अपने पिता की प्रतीक्षा करती है कि मुझे यहाँ से आकर ले जाओ और उस दशा का वर्णन करते हुए उस गीत को वो गाती है तो उसको चिरमी गीत कहते हैं। उसके अलावा पंछीड़ा, यह ढूंढाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में मेलों के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। फिर नेक्स्ट है गुड़दा गीत। गुड़दा गीत मारवाड़ में प्रचलित गीत है जिसे कन्याओं द्वारा गुड़दा त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। इसमें होता क्या है, छिद्रित मटके को सिर पर रखकर उसमें बिनोले के बीज डाल दिए जाते हैं और उसमें आग जला दी जाती है जिससे लपटें बाहर निकलती रहती है और सिर पर मटकी रखकर कन्याएं नृत्य करती है। फिर नेक्स्ट है मोरिया। इस गीत में ऐसी तरुणी की व्यथा है, मोरिया गीत में ऐसी तरुणी की व्यथा गाई जाती है जिसमें कि उसकी सगाई तो तय हो चुकी है लेकिन उसके विवाह में अभी देरी है। फिर नेक्स्ट है फाग। होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाना वाला लोकगीत जिसे कि फाग कहते हैं। गणगौर, गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाला गीत।
तीज, श्रावणी तीज के अवसर पर श्रावण मास के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए गाया जाने वाला गीत। फिर इसमें इसके बाद है राजस्थान लोक गायन की शैलियाँ। राजस्थानी लोक गायन की शैली, राजस्थानी जो लोक गायन की शैली है जिससे मांड गायकी, राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध मांड गायकी शास्त्रीय गायन की विशिष्ट शैली है। मांड गायकी के श्रृंगारात्मक राग में ठंडी व सुधार विख्यात स्वर लहरियां श्रोताओं के सम्मुख राजस्थान के प्राकृतिक परिवेश का मनोरम चित्र साकार करती है। प्राचीन काल में जैसलमेर को मांडधरा के उपनाम से भी जाना जाता था। अतः इस क्षेत्र में गाई जाने वाली राग मांड कहलाई। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में थोड़े बहुत स्वरांत के साथ मांड के अनेक प्रकार हैं जो है देखो, जैसलमेरी मांड ताल धीमा दादरा, बीकानेरी मांड ताल दीपचंदी, उदयपुरी मांड ताल धीमा दादरा घूमर, जोधपुरी मांड ताल धीमा दादरा, कोटा की मांड ताल धीमा दादरा, जयपुरी मांड ताल कहरवा। और प्रसिद्ध मांड गायिकाएं थी गौरी देवी बीकानेर जो कि मरु कोकिला के नाम से जानी जाती थी, हाजन अल्लाजीराबाई बीकानेर, गौरी देवी पाली, मांगीबाई उदयपुर, श्रीमती जमीला बानो जोधपुर एवं श्रीमती बन्नो बेगम जयपुर। फिर नेक्स्ट है तालबंदी गायकी। यह शास्त्रीय गायन की विशिष्ट शैली है जिसमें राग रागियों से निबद्ध प्राचीन कवियों की पदावली व सामूहिक रूप से हारमोनियम, ढोलक, तबला, झांझ आदि सामूहिक रूप से संगत करके बजाई जाती है। फिर मांगणियार गायकी। मांगणियार जाति बाड़मेर व जैसलमेर के लोग पेशागत रूप से गायकी से जुड़े हुए हैं। लंगा गायकी सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में लंगा जाति के लोगों द्वारा आजीविका कमाने के लिए गाई जाती है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के लोक वाद्य। जो वाद्य यंत्र है राजस्थान के प्रसिद्ध वो जैसे तत्वाद। तत्वाद का मतलब है कि तारों से बांधकर, तारों जिनमें तारों का इस्तेमाल किया जाता है वो वाद्य, मतलब तार लगे हुए होते हैं इन वाद्य यंत्रों में और इनको बजाया जाता है। जैसे जंतर, इसकी आकृति वीणा की प्रारंभिक आकृति जैसी होती है। जंतर की आकृति कैसी होती है? वीणा की प्रारंभिक आकृति जैसी होती है। वीणा के समान ही इसमें दो तुंबे लगे होते हैं। इस वाद्य यंत्र को खड़े होकर गले से लगाकर तारों को हाथों की उंगलियों से बजाया जाता है। यह उज्जवल भोपों में अधिक प्रचलित है। देवनारायण जी की फड़का वाचन करते हुए जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किसकी फड़का वाचन करते समय किया जाता है? तो देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सारंगी। जंतर जंतर के बाद है सारंगी। सारंगी लोकगीतों में प्राय इसका प्रयोग होता है। यह तत्ववादों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तत्ववादों में सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता है? सारंगी को। इसके 5 प्रकार है: सिंधी सारंगी, गुजरातन सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी, धानी सारंगी व अलाबू सारंगी। यह सागवान तथा कैर तथा रोइडा की लकड़ी से बनाई जाती है। इसमें 27 तार लगे हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट है रावण हत्ता। रावण हत्ता यह बड़े नारियल की कटोरी व बकरे की खाल को मड़कर बनाया जाता है। इसमें लगा डंडा बांस का होता है जिसमें खूंटियां लगाई जाती है और 9 तार बांध दिए जाते हैं रावण हत्ता में।
रावण हत्था तार पर दबाव देकर गज की सहायता से बजाया जाता है। गज के एक सिरे पर घुंघरू बंधे होने के कारण ठुमके के साथ बजते रहते हैं। इसको पाबूजी, डूंगजी, जवारजी व भीलों के गोपे कथाएं गाते समय इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है चिकारा। यह तून व तैर की लकड़ी से बनाया जाता है। चिकारा जो गरासियों तथा अलवर भरतपुर में जोगी मेवों द्वारा बजाया जाता है। इसमें 2 या 3 तार होते हैं। फिर नेक्स्ट है भपंग। भपंग यह वाद्य कटे हुए तुंबे से बनाया जाता है, जिसके एक सिरे पर चमड़ा मड़ा होता है। अलवर क्षेत्र में यह वाद्य यंत्र प्रचलित है। भपंग कहाँ पर बजाया जाता है, किस क्षेत्र में प्रचलित है? अलवर क्षेत्र में। ज़हूर खां मेवाती इसके प्रसिद्ध वादक थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध भपंग वादक कौन थे, तो ज़हूर खां मेवाती प्रसिद्ध भपंग वादक थे। फिर नेक्स्ट है अपंग। इस वाद्य यंत्र को कद्दू की तुरदी में बनाया जाता है। यह भपंग से मिलता जुलता रूप है, जिसे लकड़ी की सहायता से भील व गरासिया जाति द्वारा बजाया जाता है। फिर नेक्स्ट है रवाज। यह वाद्य यंत्र सारंगी की श्रेणी का वाद्य है। इसे गज के स्थान पर नख से आघात करके बजाया जाता है। इसमें 12 तार होते हैं। मेवाड़ के राव एवं भाट जाति के लोग इसे बजाते हैं। इसे मारवाड़ के रावल रम्मत के समय बजाते हैं। मतलब मारवाड़ में जब रम्मत होती है तो रम्मत के समय इसे बजाया जाता है रवाज को। फिर नेक्स्ट है कामायचा। कामायचा भी सारंगी जैसा ही वाद्य यंत्र होता है। इसकी तबली चमड़ी से मड़ी गोल होती है। बाड़मेर, जैसलमेर के मांगड़ियार व लंगा जाति के लोगों द्वारा कामायचा को बजाया जाता है। फिर नेक्स्ट है एकतारा। आदिवाद है, मतलब यह आदिवाद यंत्र है और इसका संबंध नारद मुनि से जोड़ा जाता है, क्योंकि नारद मुनि जो बजाते थे उसको उससे जोड़ा जाता है। एक हाथ में तो खरताल रखी जाती है और गले में इसको लगाया जाता है और इसको उंगलियों से बजाया जाता है। इसे नाथ, साधु, सन्यासी, भजन मंडली आदि करने वाले लोग इसे बजाते हैं। फिर नेक्स्ट है तंदुरा। इसमें 4 तार होते हैं, जिसे कामड़ जाति के लोग अधिक बजाते हैं। इसके संगत में करताल, मंजीरे, चिमटा आदि वाद्य काम में लिए जाते हैं। इसे अंगुलियों में मिजराब पहनाकर बजाया जाता है। फिर नेक्स्ट है रबाब। अलवर व टोंक क्षेत्र में प्रचलित इस वाद्य यंत्र को मेवों द्वारा बजाया जाता है। अलवर में मेवों के द्वारा रबाब को बजाया जाता है। फिर नेक्स्ट है सुरमंडल। सुरमंडल कह दो चाहे स्वरमंडल कह दो। लकड़ी की पट्टियों से चतुष्कोणीय आकृति के इस वाद्य यंत्र का उत्तरी भाग तिरछा होता है। प्राचीन काल में कोकिला वीणा के नाम से प्रसिद्ध इस वाद्य यंत्र को पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति के लोग बजाते थे। फिर नेक्स्ट है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब जिन वाद्य यंत्रों को फूंक की सहायता से बजाया जाता है उनको सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। उनमें देखिए सहनाई या नफीरी, यह चिलन के आकार का वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और मांगलिक अवसरों में आपने देखा होगा, विवाह आदि के अवसरों पर कई बार, अब तो खैर बहुत कम हो गए हैं, नहीं पहले जब विवाह होते थे तो 1-1 महीने पहले द्वार पर इनको बिठा दिया जाता था और ये सुबह शाम सहनाई बजाते थे ये लोग, सहनाई बजाने वाले। तो ये चिलम के आकार की होती थी जिसको फूंक देकर बजाया जाता है। यह शीशम या सागवान की लकड़ी की बनी होती है। इसके लिए ताल के लिए नगाड़ों की संगत की जाती है। मतलब
शहनाई के साथ साथ नगाड़े भी बजाए जाते हैं और शहनाई को फूंक मारकर बजाया जाता है। फिर नेक्स्ट अलगोजा। वादक दो अलगोजों को मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। एक अलगोजे पर स्वर कायम किया जाता है तथा दूसरे पर स्वर बजाए जाते हैं। यह बाड़मेर के राण का फकीरों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। अलगोजा बाड़मेर के राण का फकीरों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। फिर नेक्स्ट है बूंगी। पूंगी, पूंगी मतलब सांप को सम्मोहित करते समय जो कालबेलियों द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसको पूंगी कहा जाता है। और यह घिया या तुम्बे का बना एक विशिष्ट वाद्य है। इसकी तुम्बी का पतला भाग लगभग 1.5 बलिस्थ लंबा होता है तथा नीचे का हिस्सा गोल आकार का होता है तथा इसे कालबेलिया और जोगी जाति के लोग ज्यादा बजाते हैं। फिर नेक्स्ट है तुरिकी। इसका निर्माण पीतल की चद्दर को नली का निर्माण मोड़कर किया जाता है। यह प्राचीन काल में युद्ध होते समय भी बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र था। फिर नेक्स्ट है सतारा। यह अलगोजा, बांसुरी तथा शहनाई का मिश्रित रूप है। इसमें अलगोजे की तरह 2 लंबी बांसुरियां होती है। सतारा में किसी भी इच्छित छेद को बंद करके आवश्यकता अनुसार मतलब स्वर कायम किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है मोरजंग। यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र होता है जिसमें एक गोलाकार हैंडल से छोटी और लंबी छड़ें निकली होती है जिसके बीच में पतले लोहे की एक लंबी राड होती है। फिर नेक्स्ट है मशक। चमड़े की सिलाई कर बनाए गए वाद्य यंत्र के स्वर पूंगी की तरह सुनाई देते हैं। यह भैरू जी के भोपों के द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य है। इसमें वादक एक नली से हवा भरता है तथा दूसरी नली पर अंगुलियों से स्वर निकालता है। फिर नेक्स्ट है नड़। यह मशक जैसा ही वाद्य है। इसे मुंह पर टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। इसका प्रयोग जैसलमेर जिले में अधिक होता है। कर्णाभील इस वाद्य यंत्र को बजाने में सिद्धस्त था। प्रमुख नड़वादक थे कर्णाभील। फिर नेक्स्ट है अन्नबद्ध वाद्य। जो वाद्य पशुओं की खाल से बने होते हैं या फिर चमड़े से ढके होते हैं उन्हें अन्नबद्ध वाद्य यंत्र कहते हैं। महत्वपूर्ण जो अन्नबद्ध वाद्य यंत्र है उनमें देखते हैं मृदंग। ताल वाद्यों में सबसे महत्वपूर्ण मृदंग को माना जाता है। इसको बीजा, सुपारी और वट की लकड़ी को खोखला करके उस पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है नौबत। इसे धातु की अर्धगोलाकार कुंडी पर भैंसे की खाल से मढ़कर तैयार किया जाता है। यह लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है। इसे मंदिरों तथा राजा महाराजा के महलों के मुख्य द्वार पर भी बजाया जाता था। फिर नेक्स्ट है चंग। लकड़ी का बना गोल घेरा जिसे खाल से मढ़कर तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ढोलक। यह लकड़ी या लोहे का बना ताल वाद्य यंत्र है। इसे प्राय हाथों की ताल से बजाया जाता है। यह भी एक मांगलिक वाद्य यंत्र है। फिर नेक्स्ट है नगाड़ा। यह रामलीला, ख्याल, नौटंकी में बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह पाटे या बकरे की खाल से मढ़कर तैयार किया जाता है। भैरू जी तथा माता जी के मंदिरों में नगाड़ा बजाया जाता है। फिर नेक्स्ट है खंजरी। आम की लकड़ी का बना यह ढक का लघु रूप है। ढक की तरह इस पर चमड़ा मड़ा होता है। ये इसे मुख्यतः कालबेलिया, कामड़ भील आदि बजाते हैं। फिर नेक्स्ट है ताशा। तांबे की पतली परत पर बकरे की खाल को मढ़कर ताशा बनाया जाता है।
मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालते समय ताशा बजाया जाता है। फिर नेक्स्ट है टामक। यह एक विशाल आकृति का नगाड़ा होता है। यह लोकवाद्य में सबसे बड़े आकार का होता है। प्राचीन समय में युद्ध स्थल पर इसे बजाया जाता था। फिर नेक्स्ट है मांदल। मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोकवाद्य है जिसे मोले लगाव राजसमंद में बनाया जाता है। इसे शिव पार्वती का वाद्य मानते हैं। इनका जोड़ थाली है। इसे भील लोग गौरी नृत्य में बजाते हैं। गरासियों में पेशेवर जातियों में डांगियों के भाट इसको बजाते हैं। फिर नेक्स्ट है डैरू। डैरू यह आम की लकड़ी का बनता है जो डमरू का ही बड़ा रूप है। इसके साथ छोटी थाली या कांसे का कटोरा बजाया जाता है। इसे बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से लकड़ी की डंडी की सहायता से बजाया जाता है। भील व गोगा जी की बूट पे इसे बजाते हैं। फिर नेक्स्ट है डमरू। यह भगवान शिव का वाद्य है। इसके दोनों ओर चमड़ा मड़ा रहता है और बीच की पतली हिस्से में 2 गांठ वाली रस्सियां बंधी होती है जो कलाई के हिलाने पर कलाई के हिलाने पर आवाज निकालती है। फिर नेक्स्ट है पापू जी के माटे। यह दही बिलोने के माटे गोली जैसे होने के कारण इसे माटा या गोली कहा जाता है। यह एक भांड मिट्टी से निर्मित इसे माटा या गोली कहा जाता है। यह एक भांड वाद्य यंत्र है। इसे भीलों द्वारा जोधपुर, बीकानेर तथा नागौर आदि क्षेत्रों में तथा रेवाड़ी, थोरी एवं नायक भीलों द्वारा इसे बजाया जाता है। फिर नेक्स्ट है घनवाद्य। घन या वाद्य यंत्र का मतलब वो वाद्य यंत्र जो किसी धातु के बने होते हैं, जैसे लोहे, पीतल, कांसा आदि के बने होते हैं, उन्हें कहते हैं घन वाद्य यंत्र। मंजीरा। यह लोहे या पीतल के बने होते हैं तथा आपस में टकराकर बजाए जाते हैं। मंजीरा की जोड़ी को डोरी से बांधकर रखा जाता है। बांधने के लिए बीचों बीच छेद होता है। फिर नेक्स्ट है झांझ। यह वाद्य यंत्र मंजीरे का ही बड़ा रूप है। कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कच्छी घोड़ी नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो झांझ का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है खड़ताल। खड़ताल शब्द करताल से बना है। लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच में पीतल की गोल तस्तरियां लगी होती है जो लकड़ी के टुकड़ों को आपस में टकराने पर आवाज करते हैं। फिर नेक्स्ट है झालर। झालर पीतल की बनी होती है तथा रोज पीतल की थाली की तरह होती है जिसमें ऊपर की तरफ एक छेद कर दिया जाता है और उसमें डोरी बांध दी जाती है और लकड़ी की सहायता से सुबह शाम मंदिरों में बजाया जाता है। फिर नेक्स्ट है रमझोल। यह छोटे छोटे घुंघरों की एक पट्टी होती है जिसे कलाकार अपने पांव पर नाचते समय बांधते हैं। विभिन्न पशुओं जैसे ऊंट, गाय, भैंस आदि की भी रमझोल बांधी जाती है। फिर नेक्स्ट है थाली। कांसे की बनी थाली का प्रयोग वाद्य के रूप में ढोल के साथ विशेष रूप से किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः कालबेलिया तथा भीलों द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है लेजीम। यह बांस का धनुषाकार टुकड़ा होता है। इसके ऊपर पीतल की गोल पत्तियां होती है जो हिलाने पर आवाज करती है या बजती है। फिर नेक्स्ट है श्रीमंडल। श्रीमंडल झाड़ूनुमा वाद्य यंत्र है जिस पर चांद जैसे छोटे बड़े टंकारे लटकते हैं। प्रत्येक टंकारे में अलग ध्वनि होती है। इसे घंटी कांटा भी कहते हैं। इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हुई और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्यों के साथ मैं आऊँगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।